मॉर्निंग एवरीवन। हम 1857 के विद्रोह वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो कर रहे हैं। और 1857 के विद्रोह का जो टॉपिक है उस पर हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स की, कि इस क्रांति के रिजल्ट्स क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या महत्व है, क्या नतीजे निकल के आते हैं, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सभी बातें इस पर क्लियर हो जाती हैं बेसिकली। तो जब हम बात करते हैं प्रभावों की, तो प्रभाव कई दूरगामी पड़े हैं और कई नतीजे एकदम देखने को मिले, उसी टाइम उसका रिजल्ट देखने को मिला। एक बात तो जरूर है कि ये घटनाएं जो घटी 1857 में, विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, या प्रथम युद्ध कह लें हम स्वतंत्रता संग्राम का, वो सफल तो नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं इसने ब्रिटिश साम्राज्य को चेता दिया था, एक चेतावनी दे दी थी। कंपनी की जड़ें जो हैं वो एक तरह से हिल गई थी और ये आवाज़ जो है, ये गूंज जो है, वो इंग्लैंड तक पहुंची थी। और इंग्लैंड ये सोचने पर मजबूर हो गया था, इंग्लैंड की महारानी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है भारत में, कि कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति या इतने बड़े स्तर पर हथियार जो हैं वो उठाए गए। जब ये बात इंग्लैंड तक पहुंचती है और इंग्लैंड तक इसकी गूंज जाती है, तो बहुत सारी चेंजेस आनी लाजमी थी, प्राकृतिक था, नेचुरल था कि वो चेंजेस आती, वो बदलाव आते, और वो आए भी, और वो आए भी। उन चेंजेस की बात करेंगे, वही नतीजे हैं, वही महत्व है इस क्रांति का। तो फार रीचिंग चेंजेस, दूरगामी प्रभाव। तो पहला तो सीधा सा मैं यहाँ पर जो लिखा है देख पा रहे हैं आप, इंडिया कमिंग डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल। भारत जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी प्रशासन के अधीन आ गया। बहुत सारे विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब हम ये मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं कि शायद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का रूल 1757 से ही चल रहा है, प्लासी के युद्ध से ही चल रहा है। लेकिन टेक्निकली ये बात गलत है, हम इस प्रकार से बात नहीं कर सकते। वो 1757 से जो रूल चल रहा था, प्रशासन हो रहा था, वो एक्चुअल में कंपनी का राजनीतिक इंटरफेरेंस था और कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें कोई भी लेना देना नहीं था, इनडायरेक्ट हो सकता है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ये फैसला ले लिया गया इंग्लैंड में बैठकर कि अब भारत जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा। जैसे बाकी कॉलोनीज हैं, उपनिवेश हैं इंग्लैंड की, भारत भी उसी तरह एक उपनिवेश और कॉलोनी माना जाएगा। जिस प्रकार से ब्रिटिश प्रजा है जो कि ब्रिटिश रानी के अधीन आती थी, ब्रिटिश मोनार्की के अधीन आती थी, उसी प्रकार से भारतीय प्रजा भी ब्रिटिश राजतंत्र के, ब्रिटिश मोनार्की के अधीन आएगा। और वही रूल्स, वही अधिकार, वही सब कुछ, वही नियम, वही नीतियां भारत में भी लागू होंगी जो इंग्लैंड और इंग्लैंड के बाकी उपनिवेशों में लागू होती है। दिस हैपेंड आफ्टर 1857। और इस संदर्भ में क्वीन विक्टोरिया का एक प्रोक्लेमेशन जो मैंने लिखा है, आदेश जो है वो पढ़ के सुनाया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा। उस टाइम जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, हम इसे गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, वाइसरॉय भी कह सकते हैं। ये प्रश्न आ जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। दोनों का उत्तर एक है, क्योंकि गवर्नर जनरल की टर्मिनोलॉजी वाइसरॉय में कब चेंज होती है, वो 1857 के बाद ही होती है कि गवर्नर जनरल टर्म को हटा दिया गया और वाइसरॉय टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। और प्रथम वाइसरॉय जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। जो ये महारानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन या आदेश जो है वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ते हैं, और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा जो 1215 में, बहुत पहले की बात है, वो आदेश जो है पारित हुआ था, तो ये इसी मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी कहा गया। तो वो पढ़ के सुनाते हैं, उस आदेश में ही ये सभी बातें जो है उनका जिक्र किया जाता है। तो कंपनी की पावर्स को खत्म कर दिया गया, कंपनी के अधिकारों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, कोई पावर्स नहीं रहेंगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे कंपनी के, जो पहले देखते थे, ये सारा काम देख रहे थे भारत का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह अब इंडिया में एक ऑफिसर को लेके आए जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया। इसे कहा गया
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आ गया, उसे बिठा दिया गया, उसे बना दिया गया यहाँ पर। तो कैनिंग ने भी कुछ बदलाव किए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लेके आए। ये एक प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की कवायद थी, संवैधानिक बदलाव करना चाहा। कोर्ट एक्ट में भी बदलाव हुआ। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में बनाया गया, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने जब ये प्रोक्लेमेशन किया तो उसमें साफ तौर पर ये जाहिर हो जाता था, ये लिखा गया कि कंपनी के जो बातें थी या कंपनी जिस प्रकार से शासन करना चाह रही थी भारत में, वो अंग्रेजी साम्राज्य जो वहां पर बैठे हुए इंग्लैंड का राजतंत्र है वो उसे खुश नहीं है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है, तो हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो आज के बाद भारत में नस्ल, वर्ग, रंग भेद के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, कोई भेद नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। जितनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अंग्रेजों को मिलेंगी, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज, उतने ही मौके जो हैं वो भारतीयों को भी दिए जाएंगे। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में इसका जिक्र भी हुआ कि पहले तो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में सिलेक्शन होती थी। जब हमने वारेन हेस्टिंग्स के सुधार किए, कैनिंग के, कॉर्नवालिस के सुधार किए, उसमें बात की थी। लेकिन अब जितना मौका जिस पद के लिए, जिस ओहदे के लिए जितने अंग्रेज एलिजिबल होंगे उतने ही एलिजिबल भारतीय भी हैं। हाँ, उसका एग्जाम इंग्लैंड में जाकर देना पड़ता था उस टाइम, है ना। एसएन सेन जो है वो पहले सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस भी जो है वो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए थे। तो ये चेंजेस आए बेसिकली, क्योंकि भारतीयों को एक मौका, एक अवसर देने की बात की महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पर। और ये भी बात की कि बिना किसी हम भेदभाव के शासन करेंगे और किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होगा। और जो गलतियां कंपनी कर चुकी है वो गलतियां अब नहीं दोहराई जाएंगी। जितनी सहूलतें बाकी उपनिवेशों में मिलती हैं उतनी ही भारत में भी दी जाएगी, भारतीयों को भी दी जाएगी। उसके बाद ही संवैधानिक जो है वो इतिहास शुरू होता है ना। हम देखते हैं कि फिर उसके बाद 1892 का एक्ट आता है, उसके बाद 1905 का, 1935 का, 1919 का, ये सब एक्ट आते हैं। तो एक तरह से एक प्रक्रिया जो है वो महारानी विक्टोरिया जो है इस घोषणा पत्र के साथ वो है वो शुरू कर देती हैं। तो ये फार रीचिंग चेंजेस आ रही थी बेसिकली प्रशासन में, प्रशासनिक ढांचे में आ रही थी। और ज़्यादा चेंजेस आई भी प्रशासनिक ढांचे में ही। ये भी फैसला किया गया कि जो इंग्लैंड है, प्रशासन है, वो आज के बाद कभी भी इंडियंस के सामाजिक जो कस्टम्स हैं, सोशल कस्टम्स हैं, सामाजिक नियम हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा ना। इंग्लैंड विल नॉट इंटरफेयर इन एनी काइंड ऑफ रिलीजियस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, वो कोई धार्मिक बातों में इंटरफेयर नहीं करने वाले, हस्तक्षेप नहीं करेंगे भाई, ना ही किसी सामाजिक मूल्य को बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले हो रहा था, वो सती प्रथा को बैन किया गया और भ्रूण हत्या को बैन जो है बंद किया गया, अबॉलिश किया गया, चाइल्ड मैरिज को भी बंद किया गया। तो सोशल कस्टम्स में इंटरफेरेंस की बात पहले हुई तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था ब्रिटिश मोनार्की को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, कि इस वजह से भी जो है ये विद्रोह हुआ। तो कुछ हद तक तो बात सही है ना, कुछ हद तक तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक कारण बना। तो फिर ये फैसला लिया गया कि वी वांट इंटरफेयर इन सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स। ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, हमारा काम है कि एक उपनिवेश बन गया है भारत, हमें उस पर रूल करना है। और उसके बाद आर्मी में भी चेंजेस आई। आर्मी में भी वो हटा दिया गया एनलिस्टमेंट एक्ट में कि जो भारतीय हैं वो सिर्फ सूबेदार, हवलदार के पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब हवलदार के ऊपर भी वो पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। तो कुछ उनको सहूलियतें दी गई, उनके पगार बढ़ाई जाती है, वेतन बढ़ाया जाता है। और जो प्रपोर्शन होता है एक सैनिकों का ऑफिसर्स के साथ, उस प्रपोर्शन को ठीक किया गया। यूरोपीय जवान, अंग्रेज जवान और भारतीय जवानों का प्रपोर्शन जो है, रेशियो जो है, वो भी सेना में ठीक किया गया, 2-5 कर दिया गया। पहले 1-10 था, एक जवान जो अंग्रेज होता था तो 10 भारत के होते थे, 2-5 किया गया। तो ये चीज़ों को भी ठीक किया गया। और गोरखा लोगों को, राजपूत लोगों को और सिख लोगों को अधिक शामिल किया गया सेना में, गोरखा, सिख और राजपूत, क्योंकि लग रहा था उन्हें कि इन लोगों ने विद्रोह में कम हिस्सा लिया है। तो विद्रोह की कमान जो ज़्यादा थी वो ब्राह्मण सैनिक और मुस्लिम्स के पास ज़्यादा थी। तो हटाया गया, उन्हें हटा दिया गया सेना से और इन रेजिमेंट्स पे जोर दिया गया। प्रथम गोरखा रेजिमेंट जो है वो आती है।
उभर कर आती है। और सिखों को भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया गया, क्योंकि पंजाब में इस विद्रोह का जो फैलाव है वो बहुत कम था, फैला है लेकिन बहुत कम था। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो हम अंग्रेज़ों के साथ जोड़ते हैं वो भी अभी शुरू हुई, 1857 के परिणामों के फलस्वरूप ही शुरू होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो भैया एक साथ लड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, तोड़ना ज़रूरी है इन्हें। तो कई बार मुस्लिम्स को कहा जाता था कि हम आपको ये सहूलियत दे रहे हैं, आप पीछे हट जाएं, कई बार हिंदुओं को कहा जाता। लेकिन पहली पॉलिसी जो शुरू हुई 1857 के बाद वो हिंदूज की अपीसमेंट करने की हुई, क्योंकि मुसलमानों का रोल 1857 की क्रांति में अधिक माना जाता है, कि जो लीडर्स थे मुस्लिम लीडर्स, क्योंकि नॉमिनल हेड ही बहादुर शाह जफर एक मुस्लिम थे, भगत खान जो एक्चुअल में कार्य कर रहा था वो भी एक मुस्लिम था। तो ये तोड़ना शुरू किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो अपनानी शुरू की है अंग्रेज़ों ने, ताकि आगे से कभी ऐसी बात हो ना सके, इस विद्रोह वाली नौबत जो है वो कभी आ ना सके। और इकोनॉमिकली भी कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन अधिक चेंजेस, अधिक बदलाव जो है वो प्रशासनिक ढांचे में ही आते हैं। और घोषणा पत्र में तो साफ कहा गया कि एक अच्छा प्रशासन देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब भारत डायरेक्टली इंग्लैंड के अधीन आ गया। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ चेहरा बदला था, सत्ता का चरित्र नहीं। ये एक बेंजामिन डिज़रायली का भी एक बहुत मशहूर कथन है। बेंजामिन डिज़रायली जो विपक्ष के नेता भी रहे इंग्लैंड में और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, कि जब वो विपक्ष में थे तो कुछ बात कहते थे और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो एकदम से उल्टी बातें, एकदम से वो विपरीत बातें कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि भारत के प्रति आप ऐसा क्यों, नीति में बदलाव क्यों, तब उन्होंने कहा था कि सत्ता का चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता, कैरेक्टर नहीं बदलता। तो कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि जो कुछ घोषणा पत्र में कहा गया वो कागजों तक ही सीमित रह गया, और भारत के प्रति जो कंपनी की नीति थी 1921 का फर्क चाहे नजर आया हो, लेकिन अधिक नजर, अधिक बातें, अधिक बदलाव, अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला भारत के प्रति इंग्लैंड के डायरेक्टली अधीन होने के बाद भी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन रिजल्ट्स को समझ पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स, ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आप इतिहास के सब्जेक्ट की जो समझ है उस पे मजबूती से पकड़ अपनी बना पा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।